दोस्तों, एक मुल्क में एक चोर रहता है। वो इतना चोरी से प्रसिद्ध था कि अपने बीवी बच्चों का गुजर बसर चोरी की ही बदौलत करता है। दोस्तों, वो सोचता है कि चोरी छोटी करूं या बड़ी, अगर पकड़ा गया तो गुनाह तो मुझे उतना ही मिलेगा। सोचता है कि क्यों ना बड़ी चोरी करें, जिससे कि 2-4 साल तक बैठकर मैं खाऊं, मुझे कहीं जाना ना पड़े। यही सोचकर उस मुल्क के राजा के दरबार में शाही खजाने से चोरी करने के लिए वो प्लान बना लेता है। दोस्तों, प्लान बनाने के अगले ही दिन वो उस मुल्क के राजा के दरबार में जा पहुंचता है। राजा के दरबार में पहुंच के वो धीरे-धीरे गुप्त रास्ते से उस खजाने के पास पहुंच जाता है। देखता है कि खजाने के दरवाजे पर बहुत कड़ी पहरा लगी है। उसके पहरे के सामने से निकल कर जा पाना मुश्किल ही है। सोचता है अब आ ही गया हूं तो यहां से कुछ ना कुछ तो हाथ मार कर ही जाऊंगा, भले कुछ हो जाए। वो प्लान बनाता है कि चलते हैं, राजा साहब सो रहे होंगे, उनका लिबास अपने ऊपर डालकर पहनकर फिर खजाने में जाकर मैं खजाना लेकर आ सकूंगा। दोस्तों, वो जहां पर राजा सो रहे होते हैं वहां पे जा पहुंचता है वो लिबास उठाने के लिए। देखता है कि वहां पर राजा साहब सो रहे हैं पूरी नींद में, और रानी साहिबा अर्धनग्न होकर ऊपर के सारे कपड़े निकालकर बैठी हुई हैं। वो अपने इस समय का इंतजार कर रही थी कि राजा साहब उठेंगे और मेरे इस अंदर की गर्मी को शांत करेंगे। लेकिन राजा साहब तो कड़ी नींद में सोए हुए थे। दोस्तों, वो घंटों इंतजार करता है, लेकिन उसके बाद भी रानी साहिबा के अंदर की वो गर्मी शांत नहीं होती और वो बैठी ही रहती है। दोस्तों, तभी हाथ से लगता है कुछ, एक गुलदस्ता वहां पर गिर जाता है दरवाजे से, और रानी साहिबा उठकर आती हैं और उसके गले पे तलवार रख देती हैं, चोर को अर्थात पकड़ लेती हैं। राजा साहब उस आवाज को सुनकर नहीं जाग पाते हैं, वो गहरी नींद में होते हैं। जब चोर रानी साहिबा के हाथों पकड़ लिया जाता है, चोर अपनी बेरहमी की भीख मांग रहा था कि मैं कोई बड़ा चोर नहीं हूँ रानी साहिबा, छोटा-मोटा चोर हूँ, अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए मैं ये चोरी करता हूँ। दोस्तों, रानी साहिबा कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम चोरी करते हो, लेकिन मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? इसके बदले से तुम्हें एक छोटा सा काम करना ही होगा, तभी मैं तुम्हारी जान बख्शूंगी, नहीं तो राजा साहब भी उठेंगे तो तेरा सर कलम कर देंगे। दोस्तों, फिर उसके बाद वो चोर कहता है, बताइए रानी साहिबा, मुझे क्या करना होगा? रानी साहिबा कहती हैं कि मेरी एक अंदर की लगी हुई आग को तुझे बुझाना होगा, अर्थात मेरे साथ तुझे संबंध बनाना होगा, ताकि मेरी अंदर की गर्मी जो है वो शांत हो सके। चोर सुनता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं। कहता है, रानी साहिबा, मैं काला कलूठा और ऐसा चोर इंसान, भला आप इतनी हसीन बेगम है, आपके साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कहती है, ये सब मैं नहीं जानता हूँ, अंदर की जो आग होती है वो हसीन और गोरा और काला नहीं देखती है। ऐसे राजे महल में रहने का फ़ायदा ही क्या, जब मुझे वो शारीरिक सुख ही ना मिले, वो आनंद ही ना मिले। दोस्तों, ये कहकर वो कहती हैं कि तू सोच ले, नहीं तो तेरा सर तो कलम होना ही है, और नहीं तो तू मेरे साथ संबंध बना, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जान बख्शूंगी। अब वो सोच में पड़ जाता है कि मैं इसके साथ संबंध बनाऊं या अपने सर को कलम करवाऊं। अब उसके चोर को कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। कहता है कि राजा साहब जग गए तो क्या होगा अगर मैं आपके साथ संबंध बनाया? रानी साहिबा कुछ नहीं सुनना चाहती थी, वो तो अपने हवस के प्यास की भूखी थी, उन्हें तो वो रिलेशन बनवाना था, हवस पूरा करना था। दोस्तों, कहता है कि मुझे टॉयलेट लगी है चोर, और मैं टॉयलेट करके आता हूँ। रानी साहिबा टॉयलेट के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाती हैं कि जाओ तुम टॉयलेट कर लो। दोस्तों, टॉयलेट के बहाने चोर वहां से भाग निकलता है और आके दरवाजे पर एक दरवान से
पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, वो साफ-साफ पूरी कहानी बता देता है कि मैं चोरी के नियत से आया था और चोरी के लिए मुझे रानी साहिबा ने पकड़ लिया और वो कह रही हैं कि मेरे साथ संबंध बनाओ, तभी मैं तुम्हें छोड़ूँगी, नहीं तो तुम्हें मार डालूँगी। कहता है दरबान, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है, तू वापस जा, नहीं तो मैं तेरा सर कलम कर दूँगा और अंदर जाने के बाद राजा साहब का कत्ल कर दे, तो मैं तेरी जान को बख्श दूँगा। दोस्तों, फिर वो वापस चाहता है, सोचता है कि अब क्या करूँ? मजबूरन ही वो चोर जो है वापस उस महल में रानी साहिबा के रूम में आता है। कहता है कि रानी साहिबा चलिए, मैं तैयार हूँ तुम्हारी हवस को मिटाने के लिए। दोस्तों, काला कलूठा सा चोर अब रानी की हवस को मिटाने के लिए तैयार हो चुका था और रानी भी तैयार थी उस चोर से अपनी हवस को मिटाने के लिए, क्योंकि दोस्तों, हवस ये नहीं देखता कि कौन इंसान किस तरीके का है और कैसा है। चोर भी बहुत हट्टा-कट्टा था, वो सोच लेती है कि मेरा हवस इससे मिट जाएगा। दोस्तों, लेकिन उस हवस को मिटाने से पहले चोर कहता है कि रानी साहिबा, ये लीजिए तलवार और राजा साहब का सर जो है वो कलम कर दीजिए, तभी मैं आपके साथ हवस मिटाऊँगा, नहीं तो कहीं राजा साहब जग गए तो हम दोनों का सर कलम कर देंगे। रानी साहिबा हवस के आगे कई महीने गुजर गए थे उसको हवस का वो शिकार बने, वो हवस चाह रही थी, जिसकी वजह से वो हवस में अंधी हो गई थी, उन्हें वो सुख नहीं मिल रहा था। वो उस हवस के आगे अंधेपन में वो राजा साहब के सर को कलम कर देती हैं। दोस्तों, सर कलम करने के बाद पूरे जो है कि रूम में खून से वो पूरा लथपथ हो गया था और चोर जो होता है वो रानी साहिबा के साथ पूरी रात संबंध बनाता है और उनकी हवस को ठंडा करता है। दोस्तों, जब रानी साहिबा की हवस ठंडी हो जाती है तो उनके होश उड़ जाते हैं देखकर कि मैंने तो राजा का सर ही कलम कर दी। सुबह हड़कंप मच जाता है कि किसी ने राजा साहब के सर को कलम कर दिया और राजा साहब को मार डाला। वो दरबान तो जान रहा था कि रानी साहिबा या चोर दोनों में से किसी ने एक उस राजा साहब का कत्ल किया है। अब उधर रानी साहिबा फूट-फूट के रो रही थीं और ऐलान कर देती हैं कि उनके चीते के साथ मैं आत्मदाह करूँगी। दोस्तों, अब चीते पर आत्मदाह के लिए लोग लकड़ियाँ डाल रहे थे, तभी वो दरबान वहाँ पे पहुँचता है और पूछता है कि रानी साहिबा, रात में तो कत्ल या तो चोर ने किया होगा या आपने, जो मंजर था वो मैं जानता हूँ कि आप हवस की भूखी थी। इतना सुनती है वो रानी बेगम तो उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो पूछता है दरबान, आखिर किसने इसका जो है कि खून किया, इसका सर कलम किया राजा का? तो वो कहती हैं कि पास के ही जंगल में एक कुटिया है, वहाँ पर एक बूढ़ी माँ है, उनसे जाकर आप पूछेंगे तो वो आपको साफ-साफ बता देंगी कि किसने इसका कत्ल किया है। दोस्तों, अब इधर आत्मदाह हो जाता है, रानी जलकर भस्म हो जाती हैं अपने राजा के साथ उ और उधर वो दरबान होता है, उस बात को पूछने के लिए उस बुढ़िया के कुटिया में जा पहुँचता है। बुढ़िया से पूछता है कि राजा साहब का आखिर कत्ल किसने किया? तो कहती है कि जानने के लिए ये मेरे बाहर एक बकरा बंधा हुआ है, उसके सर को कलम कर दो और उसके सर को पकड़ लेना, जिसने कलम किया तुम वहाँ पहुँच जाओगे। दोस्तों, वो बताए हिसाब से वो उसके बकरे को कलम कर देता है, उसके कान को पकड़कर वो उड़ते-उड़ते एक भयानक से जंगल में जा पहुँचता है, एक गुफा के सामने। दोस्तों, वहाँ पर खड़ा हो जाता है। उस गुफा में एक चुड़ैल और एक शैतान रहा करते थे। उसका पिता वो शैतान था, उसकी बेटी एक चुड़ैल थी। दोस्तों, पिता जो था भोजन की फिराक में वो जंगल में गया था, तभी उसे भोजन की बू सुनाई देती है, तो उसकी बेटी जो होती है गुफा से बाहर आती है तो देखती है बाहर तो एक जवान सा हैंडसम बहुत ही हट्टा-कट्टा जवान लड़का खड़ा है और मैं इसे कैसे खाऊं, इसे कैसे भक्षण करूं।
वो सोचती है क्यों ना इसके साथ संबंध बनाया जाए, अपनी अंदर की वो भूख को मिटाया जाए, अपने अंदर की वो गर्मी को शांत किया जाए। वो एक बहुत ही अच्छी मल्लिका का रूप धारण करती हैं, बहुत अच्छी-सी गोरी-सी लड़की का रूप धारण करके निकलती है और उसके बदन से लिपट जाती है कि आप मेरे इस बदन की गर्मी को शांत करो तो मैं वो सारा राज बताऊँगी। दोस्तों, वो अंदर जाती है और घंटों तक वो दोनों लोग अपनी गर्मी को शांत करते हैं और उसकी हवस को मिटाता है वो दरबान। दोस्तों, वो उसको इतना अच्छा लगता है, इतना सुख का आनंद मिलता है कि वो जो दरबान होता है, वो भूल जाता है उस राजा के कत्ल को जानने के लिए और उसी में वो लीन हो जाता है। दोस्तों, अपनी मायावी शक्ति से वो उसे एक मक्खी बना देती है जब तक उसका पिता आता है। पिता आने के बाद पूछता है कि मुझे किसी आदमी की बू लग रही है, उसे भी वो चूतिया बना के टाल देती है। कम से कम 6 महीने तक उसके साथ वो हवस बनाती है उसकी बेटी और उसका इस्तेमाल करके अपने अंदर की आग को मिटाती है। दोस्तों, उधर दरबान को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि उस नगर में उस जैसा कोई हसीन कोई लड़की ही नहीं उसने देखा था जो कि वो पाकर अपने जीवन को बिता रहा था। दोस्तों, एक दिन अपने बीवी बच्चे को याद करता है और वहां से निकल कर चलता है। दोस्तों, भागते-भागते किसी तरीके से अपने नगर में आता है, अपने बीवी बच्चे से मिलता है और अपने बीवी बच्चे में खुशी-खुशी वो जीने लगता है। दोस्तों, लेकिन कहीं न कहीं फिर उसे याद सताती है उस लड़की की जो इतनी खूबसूरत थी और इतनी हसीन थी, जिसके साथ वो अपनी हवस मिटा रहा था। अब वो फिर वहाँ जाने के लिए सोचने लगता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्यों ना चल के इतनी अच्छी-सी दुनिया में मैं जी रहा था। फिर वो जाता है उसी बुढ़िया के पास, फिर से आग्रह करने लगता है कि मुझसे फिर वहीं पहुँचा दो जहाँ आपने पहुँचाया था। वो राजा के मरने की बात ही नहीं कर रहा था, वो तो उस हवस की बात कर रहा था। बुढ़िया समझ जाती है। दोस्तों, कहती है मेरे पास तो अब कोई बकरा नहीं है, ठीक है अपने बेटे को ले आओ तो मैं आपको वहाँ पर पहुँचा दूँगी। दोस्तों, अपने बेटे को लेकर आता है दरबान और उस खड़ा कर देता है। बुढ़िया कहती है लो तलवार और इसके सर को कलम कर दो, फिर उसी तरीके से पकड़ लेना, तुम वहीं पहुँच जाओगे। दोस्तों, वो हवस के भूखा हुआ इंसान हवस के चक्कर में तलवार को उठाता है और सीधे तान लेता है अपने बेटे के सर को कलम करने के लिए। बुढ़िया उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि बस इसी हवस के भूख ने राजा को मार डाला, इसी हवस के चक्कर में इंसान अंधा होके उसका कत्ल कर दिया। दोस्तों, वो समझ जाता है दरबान कि हवस के चक्कर में ही रानी साहिबा ने अपने ही पति, अपने ही राजा को उसने मार डाला। ना किसी राजा ने मारा, ना किसी भिखारी ने मारा, ना किसी रानी ने मारा। दोस्तों, हवस के चक्कर में कोई भी इंसान किसी को भी मार देता है, किसी भी गुस्से में आकर किसी का भी कत्ल कर देता है, कोई इंसान जानबूझकर ऐसा नहीं करता। दोस्तों, उसके उस बात को समझ आ गई थी। दोस्तों, फिर वो वापस अपने परिवार में हँसी-खुशी आता है रोते हुए कि मैं आज हवस के चक्कर में क्या करने वाला था, कितनी बड़ी भूल करने वाला था, आज तो मेरा बेटा ही मेरे हाथों से कलम हो जाता। दोस्तों, वो सारी सच्चाई समझ जाता है और अपने परिवार में आकर हँसी-खुशी से रहने लगता है और उसे पता भी हो गया था कि राजा का खून किसने किया था। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य तो आपको जागरूक करना है कि जिस प्रकार हवस के चक्कर में कोई इंसान अंधा होकर किसी का भी खून कर देता है, किसी का भी कांड कर देता है, कोई जुर्म कर देता है, उसी प्रकार आप भी हवस के चक्कर में अंधे ना हो। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा कि आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।